हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव, नीड्स, इशूज एंड स्कोप ऑफ एमएड। तो किसी ने क्वेरी करी थी, तो जिसने भी क्वेरी करी थी तो आप ये वीडियो देख लेना। और बाकी बच्चे भी जो एमएड के बारे में ये पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन है कि एमएड क्या होता है, और इन इन टॉपिक्स को हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं नहीं बताने वाला कि क्या क्या सब सिलेबस होता है इसके अंडर। हम जनरली ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, एमएड के बारे में। तो ये किसी ने क्वेरी करी थी तो उसी के लिए है। तो जल्दी से समझते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो अगर हम एमएड की बात करें, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, तो ये बेसिकली एक मास्टर डिग्री कोर्स है। और ये बनाया क्यों गया है? ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो बीएड को पढ़ाते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं टीचर्स एजुकेटर। तो हम अच्छा टीचर एजुकेटर डेवलप करें, ठीक है। इसीलिए एमएड का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी होता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना पड़ता है एजुकेशन के बारे में, ताकि जो टीचर एजुकेटर बने उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हो, क्षमता हो, योग्यता हो, स्किल्स हों, ताकि वो अपनी जॉब को रिस्पॉन्सिबली रोल प्ले कर सकें। ठीक है, और इसी में क्या है, न्यू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्योंकि एजुकेशन अपने आप में एक डिसिप्लिन है और जिसमें बहुत सारी रिसर्च हो सकती हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को लेके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेके। तो ये सभी चीज़ें भी जो एमएड करता है वो ये सभी चीज़ें सीखता है, राइट। एम्स क्या है? एम्स यही है कि एक टीचर, एक कैपेबल टीचर्स एजुकेटर बनाया जाए, ठीक है, जो अपने रोल को अच्छे से निभा सके, राइट। और टीचर की अपने आप में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो वो सभी नॉलेज, सभी स्किल्स एक टीचर एजुकेटर में इनकलकेट की जाती है ताकि वो अपने रोल को रिस्पॉन्सिबली निभा सके, ठीक है। देन आउटकम की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है? तो ये क्या होता है, जो टीचर एजुकेटर होता है, जो एमएड करता है, वो फैमिलराइज हो जाता है जो भी वेरियस इंडियन एंड वेस्टर्न फ़िलासफ़र हैं या डिफरेंट स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ता है, फ़िलासफ़ी है क्या, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके बारे में जानता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल है? तो साइकोलॉजी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टूडेंट साइकोलॉजिकली चाहते क्या हैं, हमें क्यों उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, क्यों उन्हें उनके लेवल पे जाके समझाने की ज़रूरत है। देन क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च के गुण भी एमएड में जब होते हो तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन में कैसे रिसर्च करती हैं, कैसे टूल्स यूज करते हैं, या खुद का भी टूल डेवलप करना हो तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद का टूल, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स क्यों होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिसर्च हैं, एथनोग्राफी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो वो क्यों और कब की जाती हैं उसके बारे में जानते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेम करना है, कैसे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन करना है, किस तरह से प्रोग्राम लर्निंग काम करती है, ये सभी चीज़ें इंडिविजुअल जानते हैं जो एमएड करते हैं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम मॉडल्स, किसने कौन कौन से मॉडल दिए, इफ़ेक्टिव करिकुलम हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या रोल है करिकुलम या इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करने में, है ना, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशन का, है ना, सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है। देन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री की, उसके बारे में हम जानते हैं कि एनसीईआरटी, नीपा, सीबीएसई, एससीईआरटी, डाइट्स, यूजीसी, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल क्या है, वो कैसे बनी, क्या क्या काम करती हैं, वो सभी कुछ जानते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका आउटकम है या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो टीचर एजुकेटर बनता है उनमें हम ये सभी कैपेबिलिटीज़ इनकलकेट करें ताकि वो अपना रोल अच्छे से निभा सकें। देन
नॉलेज के बारे में पढ़ता है कि कैसे नॉलेज को एक्वायर करना है, कैसे ट्रांसमिट करना है नॉलेज को, है ना। नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। और आपके मन में जो भी और भी आता हो कि एमएड करने के बाद क्या होता है, तो आप लिख सकते हो। देन ज़रूरत क्या है इसकी, तो एनसीईआरटी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2009 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी 2009 में। तो ये जो नीड वाला पोर्शन है, ये मैंने उसी में से लिखा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एंगेज वुड बी टीचर्स, कि जो भी वुड बी टीचर्स है उनको एंगेज करना विद सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच एजुकेशन एंड लर्नर्स आर सिचुएशन। ठीक है, कि जो भी वुड बी टीचर्स हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एंगेज करना और लर्नर्स और सिचुएशंस को भी समझना। ठीक है। देन ब्रिंग इनटू द टीचर एजुकेटर करिकुलम एंड डिस्कोर्स ट्रेनिंग ऑन एजम्पशंस, कि जो भी करिकुलम है या जो भी डिस्कोर्स हो रहा है ट्रेनिंग के बीच में, उनमें खुद के भी एजम्पशंस को भी अप्लाई करना। ठीक है, कि वो बच्चों के बारे में क्या समझते हैं, नॉलेज के बारे में क्या समझते हैं, या लर्निंग के बारे में खुद क्या समझते हैं। ठीक है। देन एंगेज विथ थ्योरी, थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है और फील्ड एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अपने ट्रेनीज को टीचर एजुकेटर ये भी सिखाएगा, इसलिए भी ज़रूरी है एमएड। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनीज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। रिफ्लेक्शन जहाँ भी वर्ड आए, इसका मतलब है कि अपने आप को एसेस करना, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, या सेल्फ इवेल्युएशन भी कह सकते हो आप। और इंडिपेंडेंट स्टडी कर सके, जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, उसका प्रभाव क्या होने वाला है, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो आप इंडिपेंडेंट स्टडी और ज़्यादा अच्छे से करोगे और ऑनेस्टी के साथ करोगे। ठीक है। देन वैल्यूज को इनकलकेट करना टीचर्स में थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, क्योंकि वैल्यूज होना, एथिक्स होना भी टीचिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचर की अपनी वैल्यूज होती हैं कि बाइसनेस नहीं रहेगा, अच्छे से पढ़ाएगा, अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगा, है ना, ऑनेस्टी के साथ। तो ये सभी चीज़ें हैं। देन टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर दैट हैव स्किल्स एंड अदर कैपेबिलिटीज़ टू मेक प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। टीचर एजुकेटर और क्या करेगा, मतलब क्या ज़रूरत है टीचर एजुकेटर बनाने की, ताकि वो जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के टीचर या हायर एजुकेशन के भी टीचर भी, तो उनको उनमें वो कैपेबिलिटीज इनकलकेट करेगा, स्किल सिखाएगा, ताकि वो अपना रोल रिस्पॉन्सिबली निभा सकें। ओके। देन बात आती है इशूज। देखो, इशूज आपने खुद भी नोटिस किए होंगे, तो अपने आप से भी लिख सकते हो ये। तो टीचर्स की क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत इंस्टीट्यूट्स में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फॉल्टी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, है ना, क्लास टाइम पे नहीं लगना, या आईसीटी टूल्स नहीं है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग, वो नहीं है। हालांकि ज़रूरी नहीं है टीचिंग के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तभी टीचिंग होगी, लेकिन टीचर्स भी बहुत बार ये देखा गया है कि एमएड कॉलेज और बीएड कॉलेज में कि बहुत अच्छे से टीचिंग नहीं करते हैं। जहाँ करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट बीएड और एमएड को बिजनेस बना दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। सीरियसनेस कैंडिडेट्स में भी नहीं है कहीं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि डिग्री मिल जाए और वो एलिजिबल हो जाए, तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस की भी कमी है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो इंटरेस्टेड है केवल वही कोर्स करे, और एंट्रेंस सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी है कि अवेयरनेस की भी कमी है, जो एमएड कर भी लेते हैं तो उन्हें नहीं पता कि कैसे हम इस डिग्री को इस्तेमाल करें बच्चे से फ्यूचर में, राइट। देन नॉन अटेंडिंग सिस्टम, जो कि है नहीं, वैसे ये सरकार के द्वारा नॉन अटेंडिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आप केवल एडमिशन करवा लो और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एग्ज़ाम दो, पास हो। तो इसीलिए एमएड और बीएड दोनों की स्थिति इसलिए भी बेकार होती जा रही है। देन फॉल्टी प्रैक्टिस, है ना, कि पासिंग एग्ज़ाम्स नकल करके पास हो जाएंगे, डेजर्टेशन में रिसर्च वर्क अच्छे से नहीं करते, कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर दी जाती है फाइल, है ना, तो उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि कैसे रिसर्च कंडक्ट करते हैं,
कैसे टूल्स को यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट करते हैं, या जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हैं वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। आइसोलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, हालांकि NCFT 2009 में ये कहा था कि आइसोलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, उनको कॉलेजेस के साथ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ मर्ज करना चाहिए। क्योंकि सपोज आइसोलेशन में इंस्टीट्यूट है तो क्या होता है, और वो उसका बाहरी कॉलेजेस से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो थ्योरी पढ़ते हैं बच्चे उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। और जब कॉलेजेस किसी B.Ed कॉलेज या M.Ed डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो उनको और ज़्यादा मौका मिलता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन फील्ड एक्सपीरियंसेस कम है या प्रैक्टिकल वर्क कम होता है, या अगर उसमें प्रावधान है भी M.Ed में, वो तो है ही, मतलब हर एक सेमेस्टर में आपको 14 डेज या 28 डेज के लिए इंटर्नशिप करनी रहती है, लेकिन वो उतनी सीरियसनेस के साथ कैंडिडेट भी नहीं करते हैं और टीचर भी उतना नहीं जाके देखते हैं कि सच में बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, राइट। देन ओल्ड मेथोडोलॉजी है। आज कई इंस्टीट्यूट में क्या है, कई कॉलेजेस में क्या है कि पुराने मेथड से ही पढ़ाई हो रही है, कई जगह प्रोजेक्टर्स नहीं है, कई जगह स्मार्ट क्लासेस नहीं है ना। तो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि आजकल टीचिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि अगर आपको जॉब भी चाहिए तो आपको ICT टूल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कंटेंट डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हो। ठीक है। देन इनोवेशन कम है। देन है कि नॉट एबल टू एनहेंस रिसर्च माइंडसेट। तो वही बात है कि डिजिटेशन में जब कॉपी पेस्ट चल रहा है तो रिसर्च माइंडसेट नहीं आएगा, और ज़्यादा अच्छी रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक कारण है। देन स्कोप देखते हैं। तो स्कोप क्या है कि रिसर्च में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने M.Ed में स्किल सीखी हुई हैं, आपको पता है टूल्स को कैसे यूज करना है। तो आपने कोई टूल बनाया एप्टीट्यूड को लेके और आपने वो बच्चे से भरवाया और आपको पता चल गया कि कैसा कर रहा है, तो उसके बेस पे आप बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अच्छे से गाइडेंस या काउंसिल कर सकते हो, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। देन असेसमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो M.Ed में जब डिजिटेशन करते हैं तो हमें पता है वेरिएबल को कैसे स्टडी करना है, कैसे टूल्स को यूज करना है, या अपने ही क्वेश्चनेयर बना लो। ठीक है। तो आप एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकते हो, स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स के जरिए अपना ही बना लो या किसी का टूल यूज कर लो, उनको रेफरेंस दे दो, है ना, प्रॉपर। तो ये सर्विस भी स्टार्ट की जा सकती है और इसकी बहुत कमी है और इसकी डिमांड भी बहुत है आजकल, क्योंकि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पे स्टैंड आउट करता है और उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो बेस्ट करियर में जाए। ठीक है, डिमांडिंग करियर में जाए जहाँ पे पैसे हो। देन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग बहुत ही आजकल बहुत चल रही है, बहुत नई फील्ड है। तो इसमें ये होता है, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं या मूक्स हैं, कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसको बच्चों तक पहुंचाना है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को किस तरह से प्रॉपर मैनर में डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये भी एक चीज़ है। देन कंटेंट डेवलपमेंट में जा सकते हो, लेकिन तभी जाओगे जब आपको थोड़ा बेसिक एक्सपीरियंस होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे सॉल्यूशन बनाने हैं, कैसे आंसर देने हैं। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ना, क्योंकि कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आजकल बहुत सारी कंपनी है, आपको पता ही है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। देन टीचिंग जॉब्स हैं, प्रिंसिपल जॉब हैं, लेकिन प्रिंसिपल जॉब आई थिंक तभी मिलती है जब आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्यूटरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन हैं, बहुत अच्छे हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्योंकि M.Ed करते हो तो आपके पास कॉलेज में कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है या आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो। सपोज बायोलॉजी है आपके पास, मतलब आपने BSc करी है या MSc करी है, तो आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसको कहते हैं SME। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन सकते हो, लेकिन हाँ आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन एजुकेशनल सर्वे सर्विस, जैसा कि मैंने बताया, आप खुद के टूल्स बना सकते हो, खुद के क्वेश्चंस बना सकते हो, और दूसरों को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट को, या बहुत सारी एजेंसीज होती है जिनको सर्वे के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आप खुद के भी टूल्स बना के सर्वे कंडक्ट कर सकते हो और वो डाटा आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, या दूसरों के लिए एज ए थर्ड पार्टी काम कर सकते हो, राइट। देन पब्लिशिंग हाउस भी खोल सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता है कंटेंट कैसे बनाना है, करिकुलम डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, और आपको नोट्स मेकिंग या बुक लिखना और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कंटेंट लिखना है। तो आप पब्लिशिंग हाउस या इवन अपनी बुक भी लिख सकते हो अपनी प्रॉपर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। देन टीचर्स ट्रेनर बन सकते हो आप, क्योंकि देखो क्या है, हर एक जगह टीचर्स तो इन्वॉल्व हैं ही, है ना, और टीचर्स इन्वॉल्व हैं और आपने एमएड करी है तो आपने खुद भी स्किल सीखी है बहुत सारी, उन स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करो, ठीक है, और ऐसा एनहेंस करो कि आपसे अच्छा कोई ट्रेनर ना हो। तो बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पे आपको बुलाया भी जा सकता है, आप खुद के भी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर सकते हो कि वी आर प्रोवाइडिंग टीचर्स ट्रेनिंग इन दीज स्पेसिफिक स्किल, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट सिखा सकते हो आप, आईसीटी टूल्स कैसे यूज करें, बहुत सारी एजुकेशनल ऐप्स हैं जिस पे क्विज बना सकते हैं, ठीक है, तो वो सबको यूज करना नहीं आता है, और आपने अगर ये स्किल सीख ली तो आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो टीचर्स ट्रेनर के लिए, ठीक है, मतलब टीचर्स ट्रेनर बन सकते हो, और ये भी बहुत डिमांडिंग है आजकल, ठीक है, ये बहुत डिमांडिंग है। तो लेकिन इसके लिए देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, आपको बहुत स्किल सीखनी पड़ेंगी, आपको खुद को भी रिफ़ाइन करना पड़ेगा, अपनी अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। टीचिंग में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने भी क्वेरी करी थी उसको हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।